बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। उन्होंने जेल में मुलाकात की मीडिया से और वकला की टीम से। इमरान खान साहब ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन ख़त्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फ़ायद ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नज़रिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददयांती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। अलकादर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है। अलकादर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी इस केस की समाअत के लिए इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया तो उससे एक दिन पहले की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी पहले तकरीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी गैर मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाब बनाकर फैसला मुअख्खर कर देना इंतहाई मज़ायका खेज और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अब आप अंदाजा करें कि कैदी ये कह रहा है कि सजा क्यों नहीं सुनाई, आपको ये फैसला सुना देना चाहिए था। मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते, जज को फैसला सुना देना चाहिए था। निज़ाम आगे आगे भाग रहा है, जिनके पास फैसला है। जज साहब भी निकल लिए, पूरा निज़ाम आगे आगे भाग रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फैसला, मैं आता हूं या नहीं आता, फैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फैसला सुनाना है तो सुनाओ फैसला। तारीख का एक अजीबो गरीब कैदी है जो पूरे निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का आगाज तब हुआ था जब हसन नवाज शरीफ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज की फैमिली को बेची और एनसीए ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज कर दिया कि जनाब ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं है, इतनी महंगी क्यों बिक गई, और ये ट्रांजैक्शन जो है मुश्तबा है। इसके ऊपर उन्होंने शक का इजहार किया, मशकूक। कार्रवाई का आगाज किया। एनसीए ने ही इनसे सवाल किया कि यह जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने अपने बेटे का जवाब देकर कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह इनके बेटे ने मलिक रियाज से हासिल किया। पहले तो नवाज शरीफ का बताए ना कि 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में मलिक रियाज को कैसे बेचा। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वैसे अगर ये मामला ऐसे है तो इस मामले को ऐसे उठाना चाहिए था इमरान खान साहब के अपने दौर में, यानी इस मामले को जरूर उठाना चाहिए था कि जनाब ये कैसे हो गया कि नवाज शरीफ के बेटे ने अपनी प्रॉपर्टी, वैसे पीटीआई वाले उस दौर में कहते थे, मैंने ये स्टेटमेंट तो सुने थे, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा उठा नहीं उस दौर में। वैसे भी शरीफ खानदान के खिलाफ जो मामला होते हैं वो ज्यादा उठते नहीं है। जहां तक हमारे दौर में काबीना की इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है तो ये रकम बराह रास्त एनसीए ने मलिक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फर्ज सिर्फ मख्फी रखने की हद तक जो उनका मुआहदा था उसको बरकरार रखना था। यानी जो एक खुफिया मुआहदा मलिक रियाज का और एनसीए का हुआ था, उस मुआहदे को अगर हम बरकरार रखते तो इस सूरत में ये पैसे हमें मिलते, अदरवाइज फिर हमें इसकी लिटिगेशन में जाना पड़ता। और हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए मंजूरी दी क्योंकि इससे पहले एक साथ पाकिस्तान में इतनी रकम कभी वापस नहीं आई थी। अलकादर ट्रस्ट का इस रकम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो ट्रस्ट तो इस मुल्क की आमद से 1 साल कबल ही कायम हो चुका था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के तलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दुनियावी तालीम देकर उनके लिए इल्म की शम्मा रोशन करना था। अलकादर ट्रस्ट से मुझे या बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। यह ट्रस्ट शौकत खानम और दिमल की तर्ज पर एक फलाई इदारा है। इसको अगर बंद भी कर दिया जाता है तो यह रकम उन अफराद को वापस जाएगी जो इसके डोनर हैं। मुझे इस रकम से कोई फायदा है ना नुकसान है। मैं वादे कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़ेनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन लें। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे चुके हैं, मगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज बुलंद करने के अलावा अब कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब ने तमाम अदालतों का दरवाजा तो खटखटाया ना, हर अदालत में वो गए, उन्होंने इंसाफ मांगा, ये हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, लेकिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था,
मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का याया अफरीदी साहब का कि उनको बड़ी तकलीफ हुई गवादर में और बलूचिस्तान में जो लापता अफराद का मामला है, जब उनको वो हकायक पता चले तो वो हिलकर रह गए। लेकिन इसके बारे में उन्होंने पिछले 24-36 घंटे में क्या किया? क्या उन्होंने लापता अफराद के हवाले से कोई एक्टिविटी की? क्या उन्होंने कोई सो मोटो नोटिस लिया? क्या उन्होंने इदारों को बुलाकर पूछा? या उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कदम उठाया? कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि उनके अपने वकील लापता होते रहे, उनके बारे में वो कुछ नहीं कर सके। लाहौर से एक वकील लापता हो गए थे, ये हसान न्याजी भी एक वकील है। फिर जो इंतजार पंजूथा के साथ हुआ उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। सहाफ़ी लापता हुए, शायर लापता हुए, बहुत सारे बलोच हमारे पाकिस्तानी भाई वो लापता हैं, बहुत सारे कबायली हैं वो लापता हैं, कश्मीरी हैं वो लापता हैं। तो पाकिस्तान के हर कोई ऐसा इलाका पाकिस्तान का नहीं है जहां से बंदे लापता नहीं है, हर जगह से बंदे लापता करवाए गए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुख का इजहार किया, लेकिन किया कुछ नहीं। अब इमरान खान साहब कहते हैं जनाब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बल्कि उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को और सलमान अकरम राजा साहब को, गालिबन इन लोगों को ये ड्यूटी भी दी है कि आप लोग फौरी तौर पे खत तहरीर करें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व किया जाए और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में किस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं आलमी इंसानी हकूक के इदारों को एक खत भी लिखूंगा ताकि इन बेकसूर शहरियों की सुनवाई हो। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुतालबा है कि इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुल्क में तहरीक इंसाफ को कुचलते कुचलते पूरे निज़ाम को ही रौंद दिया गया है। मुल्क में मईशत का हाल बदतरीन है, बैरूनी सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर है। SIFC और उड़ान प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ग्रोथ रेट ना बढ़ने से मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। शानदार दिमाग और सरमाया मुल्क से तेजी से बाहर जा रहा है क्योंकि किसी को इस मुल्क के इस्तेहकाम पर यकीन नहीं रहा। पाकिस्तानी कंपनियां अपना कारोबार दुबई में मुंतकिल कर रही हैं। ऐसे मुल्क में कभी मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। पाकिस्तान मुआशी बुहरान में दब चुका है और जब तक अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत ना लाई गई इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा। इमरान खान साहब की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने जिन लोगों ने सवालात किए इमरान खान साहब से, उनसे इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा जेल में जो लोग उनको मिलने आए थे। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि इमरान खान साहब को जब सरकारी लोग मिलने आए तो उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, उससे आगे कुछ नहीं है, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाके बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। ये नहीं, फांसी घाट की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैं रोजाना फांसी घाट की तरफ देखता हूं और उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नहीं मार सकेंगे, और ये मैक्सिमम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मकतल है या जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूं रोजाना, जाओ जाकर बादशाह को बता दो। अब इसमें आमिर मुगल साहब ने लिखा कि याद रहे कि इमरान खान को उन्होंने मुर्शद लिखा फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था और इमरान खान साहब ने ये बात की। अब हुकूमत ने नाजरीन हाथ खड़े कर दिए। हाथ कैसे खड़े किए ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हुकूमत ने राणा सनाउल्लाह साहब को मैं गवर्नमेंट इसलिए समझता हूं कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल रहते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, शरीफ खानदान के बहुत करीबी हैं। पंजाब जहां पे PMLN का असल में जहां पे PMLN है कुछ बची है तो वो पंजाब है, तो पंजाब के वो सदर भी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी PTI हमसे हमारी बिसात के मुताबिक ही मांगे, हमसे वो ना मांगे जो हमारी बिसात से बाहर है। ये PTI वालों को हमसे ज्यादा पता है कि हमारी बिसात कितनी है। यानी अब राणा सनाउल्लाह साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान साहब की जेल में हम मुलाकात करवा सके। यानी हुकूमत की औकात इतनी है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी ये हुकूमत नहीं करवा सकती कानून और आईन के मुताबिक। और अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रही है। अब ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जो हरकतें ये करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई शुरू हो जाएगी फैसल वाडा जैसे कैरेक्टरों में और PMLN में और पीपल्स पार्टी में। फैसल वाडा जैसे जो एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर हैं या कुछ सहाफी है वो ये कहते रहेंगे देखिए PMLN इस जुर्म में हिस्सेदार थी, ये उन्होंने किया है, ये नहीं हो सकता कि ये एस्टेब्लिशमेंट डाल दें। अब PDM की जो जमातें हैं वो सारा कुछ मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल के वो कहेंगे जी आओ हम पॉलिटिकल लोग बैठ के कोई हल निकालते हैं, ये तो सारा किया कराया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है और एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है और उन्होंने
जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर हैं उनके हवाले से उन्होंने अमल नहीं हुआ ना उनके ऊपर। तो फैसल वाडा ने कहा कि मरियम नवाज है जी उसके लिए वजह, पुलिस मरियम नवाज के मातहत है, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना या कोई और किरदार नहीं है। ये अब फैसल वाडा कह रहे हैं नून लीग डालेगी एस्टेब्लिशमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट डालेगी नून लीग पे। इन दो बयान से आपको समझ आ जानी चाहिए और हुकूमत कितनी बेबस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह के बयान से आपको पता चल जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये सारा मलबा सियासतदानों पे डालेगी, ये आपको फैसल वाडा के बयान से पता चल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक दावा किया, ये बड़ा दावा है। उनके दावे के मुताबिक उनकी क्योंकि आर्मी चीफ से एक मुलाकात हुई है, बाकी लोग भी थे वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को कायल किया है कि एक जरगा बुलवाया जाए, बड़ा जरगा जिसमें बलूचिस्तान से भी हमायदीन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी होंगे, और एक बड़ा जरगा बुलवा के उसके जरिए से अमन कायम करने की कोशिश की जाए और दहशतगर्दी का मसला जो है उसको हल किया जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को कायल किया। देखिए ये अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक जंग लड़ने के बाद भी आपको टेबल पे आना पड़ता है, और अगर मसाइल बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं तो इससे अच्छा हल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि अमन को रास्ता दे और कोशिश करे कि पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए। वरना ये जो जैद हामिद साहब लाल टोपी वाले हैं या इस तरह के और कुछ किरदार हैं, वो तो डेवन लाइन के उस तरफ काफी इलाके फतह भी कर चुके हैं अपने कागजों में। यानी वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बेशुमार इलाके पाकिस्तान की फौज फतह कर चुकी है। वो तो एक उन्होंने ख्याली जंग लगाई हुई है और वो लगाई हुई है उन्होंने जंग। ये जब से मैं छोटा सा था तब से देख रहा हूं इस बंदे ने जंग ही छेड़ी हुई है। कभी ये कश्मीर में जंग छेड़ देते हैं, कभी इंडिया के अंदर मुंबई में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये कुस्तुनतुनिया में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये जंग छेड़ देते हैं गरनाता में, कभी ये जंग छेड़ देते हैं जनाब यरूशलेम के अंदर। तो ये सरकार रहते ही जंग में, और अब इन्होंने जो है वो सारी तोपों का रुख मोड़ के अफगानिस्तान की तरफ कर दिया हुआ है। और सोशल मीडिया के ऊपर ये इलाके एक के बाद एक इलाका अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फतह करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सेम अप्रोच है जो अली अमीन गंडापुर ने कहा। अच्छा, एक तस्वीर है ये नाज़रीन, उस तस्वीर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैंने इस पर तहकीक की कि ये कोई क्रिटिसिज्म झूठा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो बात ठीक है। अब आप ये देखें कि इस मुलाकात में सेंटर में आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, उनके दाएं जानिब अली अमीन गंडापुर, बाएं जानिब गवर्नर, और गवर्नर के साथ जो है वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, और अली अमीन के दाएं जानिब भी कोई जो है वो मिलिट्री के कोई ऑफिसर है। अब इसके मुकाबले में सोशल मीडिया पे लोगों ने एक तस्वीर लगाई है जिसमें इंडिया में ये एक सीएम है इंडिया के, इनका जनाब नाम है, मैंने फिर अखबार निकाला, इंडिया टुडे के अंदर ये खबर छपी हुई है। मणिपुर के जो वो चीफ मिनिस्टर हैं एन बायरन सिंह, इनकी जो तस्वीर लगी हुई है आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में, उसमें जो सेंट्रल वाली चेयर है उसके ऊपर सीएम साहब बैठे हुए हैं और दोनों तरफ जो है वो फौजी बैठे हुए हैं। वो इस तरह मुलाकात कर रहे हैं, यानी मेन जो चेयर है, जो प्रोटोकॉल है, वो उन्हें मिल रहा है। मैंने एक और भी तस्वीर देखी, यहां पे ये इंडिया के वजीर दिफा हैं, उनकी मुलाकात हो रही है इंडिया के आर्मी चीफ के साथ। तो ये राजनाथ सिंह है जी, इंडिया का वजीर दिफा। अब आप देखें कि टेबल के सेंटर में राजनाथ सिंह बैठा है और उसके दाएं बाएं जो है वो आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ का जो सेकंड है वो भी, और लेफ्टिनेंट जनरल्स और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, यानी 3 बड़े ऑफिसर फौज के उनके बाएं बैठे हुए हैं, 3 बड़े फौजी ऑफिसर उनके दाएं बैठे हुए हैं। तो ये एक वजीर दिफा की कैसे जरूरत हो गई कि इतने बड़े मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी फौज भी बहुत बड़ी है, उसके हथियार भी बहुत तगड़े हैं, उसका बजट भी बहुत बड़ा है, वो एटमी कुव्वत का मालिक है, इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी और तगड़ी फौज का आर्मी चीफ, वो वजीर दिफा को मेन चेयर पे बिठा के खुद साइड पे कैसे बैठ सकता है? तो ये इंडिया के अंदर ये कल्चर है। और हम इंडिया के साथ अपने आप को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ का लोग यहां पे लिख रहे हैं जगह जगह पे कि इनका 22वां ग्रेड है। तो 22वें ग्रेड का ऑफिसर कैसे चेयर कर सकता है या सेंटर में बैठ सकता है अवामी मुंतखब नुमाइंदे की मौजूदगी में? तो यहां पे प्रोटोकॉल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि वजीर आला को सेंटर में बैठना चाहिए था और आर्मी चीफ को साइड पे बैठना चाहिए था। और अगर यह सिलसिला शुरू हो गया तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आ जाएगी और फिर पाकिस्तान जो है वो एक हकीकी जमहूरी मुल्क कहलाने के लायक होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यहां पे ये समझा जाता है कि आर्मी चीफ जो है वो सबसे बड़े। यहां पे इस मुल्क में तो लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। ऐसी बातें लोगों ने की हुई है। और कोई लोग कहते हैं बाप होता है, कोई कहता है कुछ होता है, कोई कुछ होता है। लोग अपनी अपनी राय है उनकी। आर्मी चीफ ही होता है और ये एक सरकारी नौकरी है, और जब ये ओहदा खत्म हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आ जाता है, तो बार बार बाप बदला तो नहीं जा सकता ना। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, इंडिया में ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में ये प्रोटोकॉल अलग तरीके के हैं। तो इसी डिफरेंस को लेकर लोग एतराज कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ट्रांसमिशन चली है जिसमें शेख वकास अकरम साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे।
इसमें बहुत सारे जख्मियों ने और एनी शाहिदीन ने, जो 26 नवंबर में जिनके साथ सानिया हुआ, उन्होंने अपने बयान दिए। इस ट्रांसमिशन में लोगों ने ऐसी खौफनाक तस्वीरकुशी की है और वो ये बता रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाई, कैसे उनको जख्मी किया, कैसे उनके सामने लोग शहीद हुए। इमरान खान नामी एक एनी शाहिद था, उसने बताया उसके यहाँ से गोली लगी, मुंह के एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गई और वो अभी हीलिंग प्रोसेस में, उसका इलाज चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैरालाइज हो गए हैं, वो चल फिर नहीं सकते। कुछ को जो है वो उनके अज़ा को नुकसान पहुंचा है, वो जिंदगी भर उनको ये नुकसान उनका रहेगा। तो ये लोग बता रहे थे, उसने कहा जी 1 मिनट के अंदर 5 वर्कर्स को मेरे सामने गोली लगी है और वो गिर गए। मेरे पास उसकी वीडियो भी मौजूद है, इमरान खान नामी ये जख्मी शख्स बता रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे हौलनाक किस्म के हकायक बताए हैं कि इंसान जब उसको सुने तो रूह कांप जाती है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज क्या इस तरीके से लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है। तो इसमें उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट एक मरतबा फिर दिया कि स्नाइपर के साथ, यानी स्नाइपर राइफल से टारगेट करके हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाखून निकाले गए हैं और अब तक जो लापता अफराद हैं, जिनकी 50 के करीब या इससे कम तादाद बताई जाती है, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहां हैं। हुकूमत ने उनको ढूंढने के लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे हुकूमत के सामने एक शर्त रखनी चाहिए थी कि हमारे ये लापता अफराद फौरी तौर पर बाजियाब किए जाएं और हमारे हवाले किए जाएं, बल्कि लिस्ट हुकूमत को देनी चाहिए थी। अब नाज़रीन, मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जल्द अज जल्द ये मामला हल करना चाहती है, क्योंकि देखिए ना, जो बाइडन के जाने के बाद मामला खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को टोन डाउन किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आलमी सतह के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, या जो सेमिनार्स हो रहे हैं, या जो कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, पार्लियामेंट्री मीटिंग होने जा रही है 15 तारीख को, ये जितनी भी चीजें आज के दिन में होने जा रही है, ये जितनी भी चीजें चल रही है, इन सबको नीचे लाया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोका जाए, उनके मामलात को नरम किया जाए। क्योंकि जिस तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी चल पड़े हैं, इस रास्ते पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी शख्सियात के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और उनके लिए सख्त नताइज होंगे इन चीजों का। फैसल वाडा ने दावा किया है कि 20 जनवरी तक कुछ भी नहीं होगा। यह दावा उनका दुरुस्त भी हो सकता है कि निजाम 20 जनवरी तक कुछ भी ना हो। 17 को हो सकता है इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, मामला फिर आगे बढ़ता रहे, हाई कोर्ट के अंदर चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें पाकिस्तान के लोगों की फतह होनी है। ये लड़ाई देखें, एक चीज एस्टेब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए और जितनी जल्दी वो समझेंगे उनके लिए बेहतर है कि जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा लोगों में शऊर आएगा। जितनी दूर तक ये लड़ाई जाएगी ना, लोग उतना अंदर तक इस सिस्टम को समझने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को समझ आ जाएगी कि एक्चुअली देखें, फर्ज करें ये लड़ाई 2022 में खत्म हो जाती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते, तो लोग कभी भी इतना कुछ ना जानते एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जितना आप जानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के नताइज मेरे पास अभी मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैंने सवाल, क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने आपसे ये सवाल किया था तो आप लोगों ने भी उसके जवाब दिए, लेकिन यहां मैंने जो सवाल किया उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब दिए हैं, हजारों लोगों ने। तो इसमें जो जवाब है लोगों के, आप हैरान हो जाएंगे। सवाल मेरा ये था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बहरानों के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक सियासतदानों को, नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट को। 95% पाकिस्तानी कह रहे हैं, हजारों लोगों में से, कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है आज, या जो पाकिस्तान के हालात हैं इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। सियासतदानों का, यानी नवाज शरीफ कितने गैर मकबूल है, जरदारी कितने गैर मकबूल है, मरियम नवाज कितनी गैर मकबूल है, हालांकि ये लोग बदतरीन अपनी मकबूलियत के निचले लेवल पे चले गए हैं, इसके बावजूद 95% लोग इनको क्लीन चिट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये जिम्मेदार नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। और जो भी अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के साथ नत्ती करता है वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदार भी बन जाता है। शहबाज गिल और मुईद पीरजादा साहब पे फिर FIR दर्ज हो गई है, यानी ये निजाम सीख ही नहीं रहा, उनके ऊपर फिर FIR दर्ज हो गई कि इदारों के खिलाफ ये बातें करते हैं। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, शहबाज गिल साहब का मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी FIA ने इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे खिलाफ नया मुकदमा दर्ज किया है और जिस टिकटॉक अकाउंट शहबाज गिल 04 को वजह बनाकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है वो अकाउंट मेरा है ही नहीं, किसी फैन ने बनाया हुआ है जिस पर मेरे समेत सदीक जान की, सबीना पाशा की और बहुत सारे और दोस्तों की पोस्टें लगी हुई होती हैं, तो मेरा इसमें क्या कसूर है। तो शहबाज गिल साहब पे पर्चा हो गया एक ऐसे अकाउंट को लेकर के जो उनका है ही नहीं। मेरे साथ भी एक दफा एक मुकदमा ऐसा ही दर्ज हुआ था और एक मुकदमा दर्ज किया गया मेरे खिलाफ जिसमें मेरी ट्वीट को एडिट कर दिया गया। मैंने ट्वीट कुछ और किया था, उसके 2-4 जुमले चेंज करके, लफ्ज आगे पीछे करके, तो एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। तो इस तरह अगर ये मुल्क चलेगा तो क्या ऐसे चलेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।